तो गाइस ये स्टोरी एक ऐसे लेजेंडरी किंग की है जिसने अपने पावरफुल 10 डिसिबल के साथ मिलकर पूरे दुनिया को डोमिनेट कर लिया था। पर हमारे किंग के साथ एक मसला थी और इस वजह से वो अपने कल्टिवेशन लेवल को और इंक्रीज नहीं कर पाता था और अपने बॉडी से इसी सील को हटाने के चक्कर में वो मारा जाता है और उसके बाद दोबारा से रीइंकार्नेट होता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड के शुरू में किंग यून कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही जोरदार लाइटनिंग गिर रही होती है। तभी हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि अब 10,000 ईयर्स बीत चुके हैं जब तक मैं ट्रिबुलेशन क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ तब मैं इस लाइटनिंग को इस्तेमाल करके इसके ताकत की मदद से मेरे दंतियान को अनसील कर सकता हूँ। इसी के साथ वो पर्सन अपने सिटी की तरफ देखने लगता है। तभी वो चिल्लाते हुए गुस्से के साथ कहता है कि मैं गु जुआनशेंग इस बार डेफिनेटली थ्रू की रियलम तक ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कहते है कि मास्टर। तभी वहाँ पर कुछ और डिसिबल्स आ जाते हैं। तभी वो लड़की जो कि जुआनशेंग की थर्ड डिसिबल होती है वो खुद ने देखते हुए कहती है कि आपका ये डिसिबल बहुत ही से शर्मिंदा है। इतना यूजलेस होने की वजह से मैं इस ट्रिबुलेशन को शार्पेस नहीं कर पा रही। तभी जुआनशेंग का सबसे एल्डर डिसिबल जो कि 1000 डिमोनिक कल्ट्स की किंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर आपका प्लान बहुत ही से खतरनाक है। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। तभी जुआनशेंग का सेकंड डिसिबल जो कि ड्रैगन शॉट एंसेस्टर होता है वो भी दांत पीसते हुए अपने पावर की मदद से इस ट्रिबुलेशन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर हम जुआनशेंग के 10 डिसिबल को भी देखते हैं जो कि मार्शल एम्परर होता है वो भी दांत पीसते हुए अपने पूरे ताकत को लगाकर ट्रिबुलेशन को सरफेस कर रहा होता है। इसी के साथ हमारा सीन इन सभी के मास्टर जुआनशेंग की तरफ शिफ्ट होता है जो इन सभी से कहता है कि अब बहुत हो चुका है। वो मायूसी के साथ कहता है कि तुम सभी बहुत टाइम से सेन रियलम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और मेरी वजह से ही तुम लोग किंग यून कॉन्टिनेंट में फंसे पड़े हो। उनकी बातें सुनने के बाद जुआनशेंग के सभी डिसिबल चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर अगर आप नहीं होते तो आज हम लोग जो है वो कभी भी नहीं बन पाते। हम अपने पूरे लाइफ की कल्टिवेशन लेवल को एक्सचेंज करके भी आपके उस सील को खोलना पसंद करेंगे। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं जुआनशेंग एक ऐसा जीनियस जिसके एक्सीलेंस के सामने कोई टिक नहीं पाता। मैं हर एक मार्शल आर्ट्स और सभी फॉर्मेशंस में बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट हूँ पर मेरा दांतियान हजारों सालों से सील है और इसी वजह से मेरी कल्टिवेशन लेवल भी की ट्रेनिंग रियल में ही अटक कर रह गई है। और इसी वजह से आज मैं इस लाइटिंग ट्रिबुलेशन को इस्तेमाल करके मेरे इस सील को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ वो जोश के साथ कहता है कि या तो आज मैं इस सील को तोड़ दूंगा या फिर इस सील को तोड़ने के चक्कर में आज मारा जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है जो आइस से बना हुआ होता है। जुआनशेंग भी उसकी तरफ तेजी के साथ बढ़ते हुए कहता है कि अच्छा आगे बढ़ो। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बस हमला करने ही वाले होते हैं। तभी उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि ड्रैगन अपना मुंह खोल देता है और उसके बाद जुआनशेंग के बॉडी में लाइटनिंग गिरती है। ये देखने के बाद जुआनशेंग का 10 डिसिबल कहता है कि सीनियर्स आप लोग टेंशन मत लो, हमारे मास्टर इस ट्रिबुलेशन को किसी भी हालत में बीट कर देंगे। उसकी बातें सुनने के बाद बाकी सीनियर्स भी परेशान होते हुए ट्रिबुलेशन को देखने लगते हैं। तभी उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि जुआनशेंग को बहुत ही जोरदार करंट लगती है और इस करंट की वजह से उसके अंदर पंजे ढीले हो जाते हैं। ये देखने के बाद उसके डिसिबल्स डर के मारे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर आप ठीक तो है ना। इसी के साथ लाइटिंग खाने के बाद जुआनशेंग नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो अपने आप से ही कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके तुरंत बाद ही जुआनशेंग की पूरी बॉडी टुकड़ों में बिखरने लगती है। और इसी के साथ हमारा सीन 700 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें कैसल को देखते हैं। शादी में हमें यहाँ पर लुओ फैमिली के जेल को भी दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारकर चेन से बनकर रखा होता है। तभी एक दूसरा पर्सन उस आदमी के ऊपर पानी मारता है। हम देखते कि ऐसा करने के बाद भी उस पर्सन को बिल्कुल भी होश नहीं आता। ये देखने के बाद वो पानी मारने वाला आदमी कहता है कि मिस अब हम क्या करें, ये बास्टर्ड तो उठ ही नहीं रहा। उसकी बातें सुनने के बाद वो लड़की बिना किसी इमोशन के साथ कहती है कि इसके बारे में भूल जाओ। वैसे भी गू फैमिली के पास जो भी है वो सारी चीजें अब मेरे हाथों में है। इसी के साथ वो लड़की उस पर्सन के सर को पकड़ लेती है और अपने पावर से उसके दिमाग को रीड करने लगती है। तभी दूसरे पल उसके दिमाग से एक गोल्डन कलर की एक कागज निकल आता है। वो इसे देखते हुए सोचती है कि ये तो एम्परर बुक के पेज का बस एक हिस्सा है और वैसे भी ये शॉर्ट्स की लव यूजलेस हो चुकी है। वो लड़की उस पर्सन को स्लैप करते हुए कहती है कि तुमने तो मेरे टाइम को वेस्ट कर दिया। इसी के साथ वो लड़की बात से जाते हुए कहती है कि जाओ और इस लड़के को कुत्तों को खाने के लिए फेंक दो। इसी के साथ हमारा सीन बाहर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर इस लड़के के पास बहुत सारे कौवे अफेयर होते हैं और ये लड़का अब भी बेहोश पड़ा होता है। तभी एक गोल्डन कलर की एनर्जी आकर इस पर्सन के सर में घुस जाती है और उसके तुरंत बाद इसकी आंखें भी खुल जाती है। वो खड़े होने के बाद अपने आप से ही कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी दूसरे के बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि ट्रिबुलेशन के पहले ही मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने से पहले मेरी सोल मेरी बॉडी से टाइम पर एस्केप कर पाई और अब मैं 700 साल बाद वर्ष से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ, वो भी गू फैमिली के इस टैलेंटलेस कस्टर के बॉडी में। पर अच्छी बात ये हुई कि मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज मेरे पास ही है। इसी के साथ वो एक गहरी सांस लेता है और अपने स्टमक को टच करके देखने लगता है और स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है कि तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि 10,000 सालों से जो सील मेरी बॉडी में थी वो अब पूरी तरह से हट चुकी है। तभी वो सोचता है कि अच्छा तो ये पावरफुल लियो फैमिली मेरे गू फैमिली के
शॉर्ट आर्ट्स को हासिल करना चाहती है। उन लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गू फैमिली, ब्लू फैमिली को शॉर्ट आर्ट्स के जरिए बार्गेनिंग करना चाहते हैं। इसी के साथ वो अपने प्रिजन में हुए इंसिडेंट को याद करते हुए सोचता है कि मैरिज के रात को ही मेरी खुद की वाइफ शेंग जुई शॉर्ट आर्ट को हासिल करने के बाद मेरे इस बॉडी को मार मार कर मेरे पूरे कल्टीवेशन लेवल को ही तहस नहस करके रख दिया है और उसके बाद मुझे वो टॉर्चर होते हुए देखती रही। इसी के साथ हमारा लेजेंडरी किंग एक क्रिपी स्माइल के साथ कहता है कि गू फैमिली, अब तुम सब देखते रहो मैं इस लो फैमिली के साथ किस तरह से डील करता हूँ, किस तरह से मैं उन्हें अपने कठपुतलियों की तरह उनको अपने उंगलियों के सामने नचता हूँ, तुम सब बस देखते रहो। इसी के साथ हमारा सीन गो फैमिली की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि ग्रैंड एल्डर, मैं इस शादी को नहीं करना चाहती। ये लड़की दरअसल जुआन शेंग की सिस्टर होती है। तभी ग्रैंड एल्डर कहता है कि आज लिंग पर्सनली बस तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए हैं, तुम आखिर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, हम गो फैमिली के एल्डर से और हमने तुम्हारे इस मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया है। एल्डर की बातें सुनने के बाद जुआन शेंग की बहन रोने लगती है। तभी लिंग फैमिली का यंग मास्टर, जो कि बहुत ही बदसूरत और मोटा होता है, वो हंसते हुए कहता है कि आज मैं यहाँ पर तुम्हारी सहमति जानने के लिए नहीं आया हूँ, आज गू फैमिली में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। इसी के साथ वो अपनी लाज भरी नजरों के साथ अपने जीप को निकालते हुए कहता है कि ये कुत्तियां आज से मेरी हुई, आज से मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। ऐसे कहते हुए वो हंसने लगता है। इसी के साथ लिंग के साथ ही जुआन शेंग की बहन को पकड़ लेते हैं। जुआन शेंग की बहन भी कहती है कि मुझे छोड़ दो। तभी उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वो एक चीज बड़ी तेजी के साथ उन दोनों बंदों की तरफ बढ़ा होता है, जो देखने के बाद वो दोनों बहुत अच्छे शॉक्ड हो जाते हैं और पलक झपकते ही जुआन शेंग के बहन को पकड़ने वाले वो दोनों बंदे ही मारे जाते हैं। ये देखने के बाद गू फैमिली के एल्डर बहुत अच्छे शॉक्ड हो जाता है। तभी बाबर हम एक पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ में पत्थर होता है। वो बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि आखिर किसने कहा था कि मेरे गू फैमिली में कोई भी नहीं है। हम देखते हैं कि ये पर्सन दरअसल जुआन शेंग होता है। जुआन शेंग को देखने के बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी जुआन शेंग की बहन जाकर उसके कंधे पर सड़क कर वो रोने लगती है। वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो। तभी एक बंदा कहता है कि मुझे लग रहा था कि ये बंदा आखिर कौन था, और ये तो गू जुआन शेंग निकला। तुम तो बहुत टाइम से डंजन में लॉक थे ना, ऑलमोस्ट 2 सालों से, पर फिर भी तुम मरने के लिए यहाँ पर आ गए। लिंग दोबारा लेवल दिखाते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें कुत्ते के बल बिठाकर तुम्हारी बहन की शादी दिखाऊंगा। इसी के साथ वो अपने शॉर्ट को निकाल कर जुआन शेंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि जुआन शेंग अपने हाथों को एक शॉर्ट की तरफ करता है। उसके ऐसे करते ही वो शॉर्ट खुद ब खुद ही जुआन शेंग के हाथों में आ जाती है। हम देखते हैं कि लिंग अपने पूरे तेजी के साथ जुआन शेंग के ऊपर हमला कर देता है और उसके अटैक को जुआन शेंग बड़ी आसानी के साथ डॉच कर देता है और इसी वजह से लिंग जमीन के ऊपर गिर जाता है। ये देखने के बाद गू फैमिली का एल्डर कहता है कि जुआन शेंग, क्या तुम पागल हो चुके हो? उसके तुरंत बाद ही वो एल्डर लिंग के पास आ जाता है और गुस्से के साथ जुआन शेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लिंग को हार्ट करने की? क्या तुम हमारे गू फैमिली को तबाह करना चाहते हो? उसकी बातें सुनने के बाद जुआन शेंग बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि क्या तुम सभी बस कचरों का एक ग्रुप हो जो अपने आप को खुद के लोगों के सामने हेरियो की तरह दिखाने की कोशिश करते हो, पर असल में तो तुम सब बस बातें करने वाले कुत्ते हो जिन्हें इज्जत से लिंग फैमिली से भी माफी की भीख मांगना पड़ रहा है। तुम्हारी ये सारी हरकत तो हमारी फैमिली के इज्जत को खत्म कर रही है। उसकी बातें सुनने के बाद गू फैमिली का एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जुआन शेंग दोबारा कहता है कि ये सच है कि तुम बहुत ही ज्यादा एक घटिया पर्सन हो। उसकी बातें सुनने के बाद गू फैमिली का एल्डर अपने शॉर्ट को निकालते हुए गुस्से के साथ कहता है कि आखिर तुम्हारी मेरे साथ ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा और यंग मास्टर लिंग से तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। इसी के साथ वो अपने शॉर्ट से हेवनली रिट्रीब्यूशन शॉर्ट टेक्निक को यूज करते हुए जुआन शेंग पर हमला कर देता है। जुआन शेंग भी अपने शॉर्ट से बस एक सिंगल स्लैश करके उसके पूरे टेक्निक को ही ओवरपावर कर देता है, जो देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी जुआन शेंग बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि ओल्ड मैन, तुमने कुछ ज्यादा ही दिन तक जी लिया है, अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। और उसके तुरंत बाद ही एल्डर के बॉडी के आर पार जुआन शेंग की शॉर्ट टेक्निक निकल जाती है और उसके पूरे बॉडी में बहुत से काट लग जाते हैं। इसके तुरंत बाद ही वो जमीन पर ढेर हो जाता है। ये सभी देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, जुआन शेंग की कल्टीवेशन लेवल तो बस ट्रू की रियल में ही है, तो फिर वो आखिर स्पिरिचुअल रियल में रहने वाले इस एल्डर को कैसे मार डाला? तभी कुछ और बंदे कहते हैं कि क्या तुमने अभी अभी उसके एम्पर स्क्रिप्चर को देखा? ये तीनों बंदे दरअसल गू हाई फे क्लैन के एल्डर से जो जुआन शेंग की काबिलियत से बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। तभी क्लैन का एल्डर सोचता है कि एम्पर स्क्रिप्चर एक एम्पर लेवल की टेक्निक है जिसे इस दुनिया में कोई भी दुश्मन हरा नहीं सकती। गू फैमिली ने अपने पुरखों से इस शॉर्ट टेक्निक को कल्टीवेट करती आई है। ऐसा कहा जाता है कि इस एंशिएंट शॉर्ट टेक्निक को लेजेंडरी शॉर्ट जीनियस किंग तियान ने बनाया था, जिसे सभी लोग स्काई प्रोफाइडिंग शॉर्ट एम्पर से भी जानते थे। पर बुरी बात ये हुई कि अभी गू फैमिली के पास एंशिएंट शॉर्ट टेक्निक की बस कुछ फ्रेगमेंट्स ही है। इसी वजह से गू फैमिली को कोई इज्जत नहीं मिलती। पर अभी अभी जुआन शेंग ने जिस शॉर्ट टेक्निक को इस्तेमाल की है वो तो वही एंशिएंट टेक्निक ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुआन शेंग को ये टेक्निक कैसे मिल चुकी है? और दूसरी तरफ हम जुआन शेंग को देखते हैं जो अपने सिस्टर से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी जुआन शेंग स्माइल के साथ सोचता है कि ये शॉर्ट टेक्निक तो जियाओ टियान ने छोड़ी है। मैंने सोचा नहीं था कि 700 साल बाद मेरे डिसिबल्स ने अपने मार्क पूरी दुनिया में छोड़ दी है।
पर आखिर यहाँ पर बस टूटे हुए पेजेस ही क्यों है? अब जबकि मैं रीइंकार्नेट हो चुका हूँ, मेरे दिल के अंदर बहुत सारे सीक्रेट मार्शल आर्ट और बहुत सारे एम्पायर लेवल के सीक्रेट टेक्निक्स है, पर इस बॉडी की फाउंडेशन लेवल बहुत ही ज्यादा वीक है। इसीलिए एम्पायर स्क्रिप्चर को ज्यादा देर तक इस बॉडी के सहारे यूज करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी खत्म करना होगा। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू फैमिली के हुआन फे क्लैन के एल्डर अपने डिसेबल से कहते हैं कि तुम सब लोग अकेले पर किस बात के लिए खड़े हो? जुआन सैंग ने उसके फैमिली के ट्रू स्वॉर्ड टेक्निक को इनहेरिटेड कर ली है, अब से इस फैमिली का मास्टर वही है। इसी के साथ वो सभी खुद न केवल बैठ कर जुआन सैंग को ग्रीट करने लगते हैं। ये देखने के बाद जुआन सैंग स्माइल के साथ कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हें हालत को देखना अच्छे से आता है, इसका मतलब मुझे तुम सबको सबक सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई कहता है कि थ्री क्लैंस के एल्डर क्या आप सच में जू सैंग को हमारे फैमिली का हेड मानना चाहते हैं? उसने तो आज लिंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। उसकी बातें सुनने के बाद एल्डर कहता है कि हमें जुआन सैंग को फैमिली हेड मानना ही पड़ेगा। अगर वो अपनी ताकत से दूसरे फैमिलीज को ओवरकम कर देता है तो हम उसकी सक्सेस को अपने साथ शेयर कर पाएंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो हम उस बंदे को लिंग फैमिली के हाथों में सौंप देंगे। ऐसे दोनों तरफ से हमारा फायदा ही फायदा होगा। एल्डर की बातें सुनने के बाद उसके तीनों डिसेबल्स कहते हैं कि अब तो बहुत ही समझदार है। और दूसरी तरफ हमारा सीन जुआन सेंग और उसकी बहन की तरफ शिफ्ट होता है। तभी जुआन सेंग की बहन कहती है कि भाई आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, अगर आप इसी तरह कंटिन्यू करते रहे तब तो आपको और मुझे यहाँ पर कोई बुली नहीं करेगा। तभी दूसरे पल हम देखते हैं कि जुआन सेंग खांसने लगता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है, जो देखने के बाद उसकी बहन बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। और इसके बाद हमारे लेजेंडरी किंग के साथ क्या कुछ होता है, ये सारी चीजें आप लोग को पता चल गया आगे के एपिसोड में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।